वेलकम टू विद्यार्थी गुरुकुल। जैसा कि कमेंट आया था कि मैम फ्रांसीसी क्रांति पढ़ाइए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, जिन बच्चों को हिस्ट्री पढ़ने में मन नहीं लगता है वो भी अगर इस चैप्टर को पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे तो वो भी इस वीडियो में, इस चैप्टर में खो जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी देश में राजा हैं, महाराजा हैं, उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी, वो कैसे उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया, कैसे वो शासन करते थे, इस तरह का उसमें वर्णन किया गया है कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही जल्दी आपको ये याद भी हो जाएगा। तो ये चैप्टर, आज का जो चैप्टर है फ्रांसीसी क्रांति, इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि 1789 में फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, और इसे यानी कि 1789 की जो घटना है, फ्रांसीसी जो क्रांति है, इसे युगांतकारी घटना भी हम कहेंगे। तो ये जो क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। अब हम देखते हैं क्या, जब ये क्रांति हुई थी तो इसके बाद हुआ क्या। इस क्रांति के कारण एक युग का अंत हुआ और दूसरे युग का आगमन हुआ। हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे युग का जो मार्ग था वो साफ हो गया था, रास्ता साफ हो गया था। फिर हम देखेंगे कि इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर दिया था और सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव के अधिकार को स्थापित किया था। अब यहाँ हम देखेंगे कि इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को, तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि राजतंत्र का अर्थ क्या हुआ। राजतंत्र का अर्थ होता है राजा का शासन। जिस देश का शासक है, जिस देश के जो सम्राट हैं, राजा हैं, उन्हीं के हाथों में उन शासन का बागडोर जो है उन्हीं के हाथों में है, और जो भी कार्य करेंगे, जो भी नियम कानून बनाएंगे, जो भी बदलाव करेंगे, सब कुछ राजा ही करेंगे, और ये जो है वंश परंपरागत चलते ही रहता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? राजतंत्र कहेंगे। तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हुआ कि राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और सामाजिक व्यवस्था के नए विचार जैसे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव के अधिकार को स्थापित किया गया था। स्वतंत्रता यानी कि समाज में जो भी व्यक्ति हैं सभी को स्वतंत्र होने का, सभी को अपने विचारों को प्रकट करने का स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्र रूप से उन्हें जीने का, हर क्षेत्र में उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समानता क्या है? सभी व्यक्ति हर कार्य में, हर क्षेत्र में समान है, और बंधुत्व, उनमें भाईचारे की भावना होनी चाहिए, और मानव के अधिकार, मानव का जो अधिकार है उसे स्थापित किया गया था। तो ये जो चैप्टर में इस यहाँ पर हम इतना बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, और ये जब क्रांति हुई तो उसके बाद किस तंत्र को, मतलब किस शासन को समाप्त कर दिया गया, उसके बाद किस तरह का शासन व्यवस्था आई थी। फिर हम आगे देखते हैं क्या कि 14 जुलाई 1789 की सुबह में, मतलब पेरिस में के जो नगर था वहाँ पर आतंक का माहौल फैल गया था। अब आतंक का माहौल जो फैल गया था, तो क्यों फैल गया था? तो ऐसा वहम फैला दिया गया था, ऐसा माहौल फैला दिया गया था कि सम्राट की जो सेना है वो नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाले हैं। मतलब सम्राट जो हैं वो अपनी सेना को नागरिकों पर गोली चलाने के आदेश देने वाले हैं। इस तरह का भ्रम फैल गया था। अब होता है क्या कि जो आम जनता है वो क्या करती है कि जब वो खबर सुनती है तो उन्हें लगता है कि जब सम्राट की सेना हम पर गोली चलाएगी तो हमें भी तो तैयार होना चाहिए। अब वो क्या करती है जनता कि 7,000, जहाँ पर 7,000 मर्द और औरतें टाउन हॉल के सामने एकत्र हुए। ये क्या करते हैं? अपना गठन करते हैं, जनसेना का ये गठन करते हैं, और ये हथियार की खोज में लग जाते हैं, क्योंकि जब वो हमला करेंगे तो इनके पास भी तो हथियार होना चाहिए। इसके लिए वो क्या करते हैं, वासिल का जो किला है उसे, वहाँ पर हथियार का इनके संभावना होता है, इनको ऐसा लगता है कि वहाँ पर हथियार है, और उस पर ये आक्रमण कर देते हैं। बासिल के किले में जो भी कैदी होते हैं उन्हें ये छुड़ा लेते हैं। वहाँ से जो हथियार रहता है, ये सभी जो जनता हैं, ये जो एकत्रित हुए थे, ये सब वहाँ से हथियार ले लेते हैं। अब
स्थिति ये हो गई थी कि सम्राट की निरंकुशता शक्ति के प्रतीक होने के कारण वास्तल का जो किला था उसे घृणा का केंद्र बना हुआ था। तो अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि निरंकुश का अर्थ क्या होता है। निरंकुश का अर्थ होता है कि जो भी राजा, जो भी शासक जो हैं, वो जो शासन कर रहे हैं, तो उनका जो शासन है बहुत ही वो कठोर है। वो उनका जो शासन है बहुत निर्दयी शासन है, बहुत ही कठोर शासन है। वो वही कार्य करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, जनता के हित के विषय में वो नहीं सोचते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? निरंकुश शासन कहेंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि सम्राट की निरंकुशता, सम्राट का जो इस तरह से शासन है, कठोर जो शासन है, उनकी शक्ति का जो प्रतीक क्या था? वास्तिल का किला, जहाँ पर कि बहुत से कैदियों को वहाँ पर कैद किया गया था। अब ये लोग क्या करते हैं? उस वास्तिल के किला को ढा देते हैं और वहाँ जो कैदी है उनको छुड़ा लेते हैं, ढा देते हैं किले को। और फिर उस जो किला जब ढह गया था तो बहुत ऐसे लोग थे जो कि उसे एक स्मृति के रूप में याद करना चाहते थे, तो उनके पास ये बेच देते हैं। फिर हम आगे देखते हैं क्या कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, इसे हम राजनैतिक कारण भी कह सकते हैं, 1774 में, ये जो पॉइंट है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज, राजनैतिक कारण भी हम इसे कह सकते हैं। 1774 में बोर्बो राजवंश का लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर बैठे। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि लुई जो 16वें थे वो गद्दी पर कब बैठे? तो 1774 में बैठे थे। जब वो गद्दी पर बैठे थे तो उनकी उम्र क्या थी? तो वो 20 साल के थे। उनका विवाह किससे हुआ था? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी एंतोनोएट से हुआ था। तो ये बच्चों समझ में आ गया होगा कि लुई 16 गद्दी पर बैठे 1774 में। उस समय उनकी उम्र जो थी 20 साल की थे और उनकी शादी किससे हुई थी? तो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी एंतोनोएट से हुई थी। अब हम देखते हैं कि जिस समय शादी हुई थी, जो रानी जो थी वो क्या करती थी कि वर्साय का जो विशाल महल था उसके शानो शौकत को बनाए रखने के लिए वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्च करती थी। अब फिजूल खर्च क्या करती थी कि जहाँ पर बहुत से ऐसे लोग थे उस महल में जो कि कार्य नहीं करते थे, फिर भी उन्हें तनख्वाह दिया जाता था, उन्हें उनके सारे शान शौकत को पूरा किया जाता था। तो इससे क्या हुआ कि फ्रांसीसी सम्राट के पास धन की जो है वो कमी होती चली गई थी। अब इसके साथ ही साथ और क्या हुआ कि लुई 16वां के शासनकाल में क्या हुआ? फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेश, अमेरिका के कितने उपनिवेश थे? 13 उपनिवेश थे। उनको ब्रिटेन जो थे उनसे आज़ाद कराने में फ्रांस को 10 अरब लिब्रे से भी अधिक कर्ज बढ़ गया था। तो फ्रांस की पहली ही बहुत स्थिति जो थी वो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, क्योंकि वो दिन प्रतिदिन वो जो शानो शौकत की ज़िंदगी जी रहे थे, फिजूल खर्च कर रहे थे, जिन्हें उनमें पैसे की इनकम की जो थी वो बहुत ही कमी हो गई थी और उन पर पहले से ही 2 अरब लिब्रे का बोझ बढ़ा हुआ था। और जब ये अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद करवाए थे, उस युद्ध में अमेरिका की सहायता कर रहे थे, तो उन पर 10 अरब लिब्रे का बोझ कर्ज और भी बढ़ गया। तो फ्रांस के जो सम्राट थे उन पर 12 अरब लिब्रे का बोझ बढ़ गया। अब ये जहाँ से ये लिए थे कर्ज, अब वो क्या करते हैं सरकार कि फ्रांसीसी सरकार से वो 10% वो क्या करते हैं कि 10% ब्याज की मांग करने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आपके पास पैसा है नहीं, आप अपना खर्च तो चला नहीं सकते हैं, लेकिन आपको फिर भी जब आप कर्ज लिए हैं किसी से तो आपको मजबूर हैं आप उसको पैसे देने के लिए, तो उन्हें 10% ब्याज उन्हें देना पड़ता था जितना वो कर्ज लिए थे, चाहे उनका इनकम हो या ना हो। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सम्राट जो है वो आम जनता पर कर लगा देते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं क्या कि लिब्रे का अर्थ क्या होता है? तो ये जो है फ्रांस की मुद्रा है। फिर हम देखते हैं 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेटस में बटा हुआ था। तो फ्रांसीसी समाज जो है वो कितने स्टेटस में बटा हुआ था? तो ये 3 स्टेटस में बटा हुआ था।
केवल तीसरी स्टेटस के लोग यानी जो आम जनता थी, जनसाधारण थे, वो ही कर देते थे। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्वेश्चन एक है कि फ्रांसीसी समाज कितने स्टेटस में बटी हुई थी। तो ये जो है 3 स्टेटस में बटी हुई थी और इसमें जो कर किसे देना पड़ता था तो सिर्फ तीसरी स्टेटस के लोग ही देते थे, जो आम जनता थी। फिर हम आगे देखते हैं। अब 3 जो स्टेटस में बटा हुआ था ये कैसे कैसे था। प्रथम स्टेटस में कौन थे? पादरी वर्ग थे। प्रथम में कौन थे? पादरी। द्वितीय में कौन थे? कुलीन वर्ग। अच्छा, यहाँ हम देखेंगे कि पादरी वर्ग जो थे वो कौन थे, तो वो चर्च के मतलब देखभाल करते थे, चर्च के विशेष कार्य को करते थे। द्वितीय स्टेटस में कौन थे? कुलीन वर्ग। तो ये जो है कुलीन वर्ग कौन थे? ये हो गए राजा के जो कि रिश्तेदार होते थे, जो राजा के नज़दीकी लोग रहते थे, इन्हें कुलीन वर्ग कहा गया था। तृतीय स्टेटस में कौन थे? व्यवसायी थे, व्यापारी थे, अदालती, कर्मचारी, वकील, किसान, कारीगर, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये सब जो आते हैं ये सब आ जाते हैं तृतीय स्टेटस में। अब हम यहाँ देखते हैं कि जो व्यापारी हैं तो इसमें बड़े व्यापारी भी हो सकते हैं, छोटे व्यापारी भी। किसान हैं तो बड़े किसान भी, छोटे किसान भी हो सकते हैं। तो ये जो आते हैं सब ही तृतीय स्टेटस में आते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि प्रथम जो 2 स्टेटस हैं उनको कर देने का अधिकार नहीं था। उन्हें कुछ जो था विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे कि प्रथम स्टेटस कौन हो गए? चर्च हो गए, चर्च के पादरी लोग हो गए। उसके बाद दूसरे में कौन आ जाते हैं? राजा के नज़दीकी हो गए, रिश्तेदारी हो गए। वो लोग भला कैसे कर देंगे, चाहे उन्हें तो विशेषाधिकार रहेगा ही, क्योंकि राजा के हम संबंधी हैं, राजा के हम रिश्तेदार हैं, तो उन्हें जो राजा को अधिकार था उन्हें इन्हें भी अधिकार, विशेषाधिकार मिला हुआ था। तो बचे कौन? बचे सिर्फ तीसरे स्टेटस के लोग, जो कि व्यापारी थे, मजदूर थे, किसान थे, वकील थे। ये सब जो आते हैं उन्हें कर देना पड़ता था और ये जो प्रथम जो स्टेट हैं उन्हें कर से छूट दिया गया था। अब हम आगे देखते हैं कि जब कर बार बार जब इन पर सरकार जो है कर लगाती थी तो इनकी जो है स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। अब ये कर जो लगता था वो कैसे लगता था, यहाँ हम देखते हैं। टाइद, ये क्या है भाई? चर्च भी किसानों से कर लेते थे। चर्च जो है भी किसानों से करों का एक हिस्सा धार्मिक कर लिया जाता था। यानी कि धार्मिक कर जो इन्हें देना पड़ता था, किसे देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था। तो चर्च को जो ये लोग धार्मिक कर देते थे उसे क्या कहा गया? उसे टाइड कहा गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइड जो है ये क्या है? तो किसानों को कर देना पड़ता था। किसे देना पड़ता था? तो चर्च को देना पड़ता था। ये जो था धार्मिक कर के रूप में वसूलते थे। अब हम आगे देखते हैं टैले। अब ये टैले क्या है? टैले क्या है? किसानों को भूमि कर देना पड़ता था। किसानों को क्या करना पड़ता था? भूमि कर देना पड़ता था। और जिसे क्या कहा गया? इसे टैले कहा गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भूमि कर जो देते थे किसान उसे क्या कहा गया? टैले। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि टैले क्या था? तो किसानों को भूमि कर देना पड़ता था। अब किसान जो कर देते थे ये प्रत्यक्ष रूप से भी था और अनेक अप्रत्यक्ष कर भी इन्हें देने पड़ते थे। प्रत्यक्ष का मतलब हुआ कि जो हम कर दे रहे हैं वो सामने हमें पता चल रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष कर कुछ ऐसे होते हैं जो कि पता नहीं चलता है, साइड से कर चला जाता है, लेकिन आपको कर देना होता है। अब हम देखते हैं क्या? एस्टेट, ये क्या है? क्रांति पूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। ये क्या है? हम आज भी समाज में देखते हैं कि ऊंचे स्टेटस के लोग हैं, उनका निम्न स्टेटस है। लोग आपस में, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हैं, लोगों को कहते हैं कि अरे वो तो ऊंचे स्टेटस के लोग हैं। तो ये क्या है? ये जो है एक सामाजिक हैसियत बना हुआ है, जिसे सामाजिक हैसियत जो है उसे हम अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को जो व्यक्त करते हैं हम कहते हैं कि नहीं वो जो है ऊंचे स्टेटस के हैं। हाँ, ये जो सामाजिक हैसियत के हिसाब से एक श्रेणी है। फिर हम देखेंगे क्या? पादरी वर्ग। चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का जो समूह है उसे क्या कहेंगे?
पादरी वर्ग, यानी कि जैसे भी जैसे हिंदू मंदिर हो गया, चर्च हो गया, या फिर गुरुद्वारा हो गया, ईसाई गिरजाघर हो गया, मतलब ईसाई हो गया, मंदिर हो गया, तो मस्जिद हो गया, वहाँ पर हर जगह देखेंगे कि कोई ना कोई व्यक्तियों का ऐसा समूह होता है जो उस धार्मिक स्थल का विशेष कार्य करते हैं। तो यहाँ पर भी चर्च के विशेष कार्य करने वाले समूह को क्या कहेंगे? पादरी वर्ग कहेंगे। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा टाइद क्या है, टैले क्या है, स्टेटस किसे कहेंगे, स्टेट किसे कहेंगे, पादरी वर्ग क्या है, आपको ये समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से याद करें या समझें। फिर हम अगला पॉइंट क्या देखते हैं? जीने का संघर्ष। अब क्या हो रहा है यहाँ फ्रांस में? आम जनता पर कर तो लगा ही दिया गया, धार्मिक कर, भूमि कर, कई तरह का अप्रत्यक्ष कर लगा दिया गया। अब क्या है? जीने का संघर्ष। फ्रांस की जनसंख्या जो है 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। अब हम देख रहे हैं कि जब 1715 में 2.3 करोड़ है, वही आगे बढ़कर 2.8 हो गई। तो परिणामतः अब क्या हो रहा है? इसका असर क्या पड़ रहा है कि अनाज के उत्पादन की तुलना में इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी। तो जो पैदा हो रहा है, जो उपज हो रहा है अनाज, वो कम हो रहा है। और दिन प्रतिदिन जो संख्या बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, तो मांग तो रहेगा ही अनाज का। तो इससे क्या होता है कि खाद्य पदार्थ जो है वहाँ के लोग जो खाते थे, पाव रोटी खाते थे, उसका जो है रेट, उसका जो कीमत है वो तेज़ी से बढ़ने लगा। अब जब कीमत तेज़ी से बढ़ने लगेगा तो आम जनता को तो परेशानी होगी ही। प्रथम जो है, सेकंड जो है स्टेटस, उन्हें तो परेशानी होगी नहीं। ये परेशानी किसे हो रही है? आम जनता को हो रही है, तीसरी स्टेटस को हो रही है। फिर हम अब यहाँ देखेंगे क्या कि स्थितियाँ अब ऐसी हो गई है, खराब होती जा रही है कि पहले से तो जो रेट, पाव रोटी का जो रेट था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा था, और मज़दूर जो हैं, आम जनता है, गरीब किसान हैं, गरीब मज़दूर हैं, वो उनको मुश्किल होता चला जा रहा था अपना जीवन यापन करते। और साथ ही साथ स्थिति अब क्या हो गया कि सूखे या ओले प्रकोप से पैदा और ज़्यादा गिर जाता था। तो पहले तो स्थिति बद से बदतर थी ही, अब क्या हुआ? प्रकृति प्रकोप जो हुआ, सूखे भी पड़ गए, ओले भी पड़ गए, इससे उनकी स्थिति जो है, सामाजिक जो स्थिति है, और भी बद से बदतर होती जा रही थी। इससे उनकी जो रोजी रोटी का संकट पैदा होता जा रहा था। और ऐसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र में के समय फ्रांस में काफ़ी आम बात थी। मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि फ्रांस में जो जीविका का संकट होता था, जीने का जो संघर्ष होता था, ये वहाँ आम बात होता था। क्योंकि कभी अक्सर वहाँ पर ओले पड़ जाते थे, वहाँ पर बंजर हो जाता था, बारिश नहीं होती थी, तो उपज नहीं हो पाता था। ये सब जो वहाँ की स्थिति थी, ये कंडीशन जी वहाँ का था, वहाँ आम थी। फिर हम देखते हैं क्या? उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। ये जो है पॉइंट है। अब हम यहाँ क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर देख लिए कि पहले से ही हम देख रहे हैं कि अकाल पड़ने लगा, सम्राट जो हैं कर किसानों पर लाद दिए, कर जो है तरह तरह के कर लगाते चले जा रहे हैं। तो आम जो जनता है उनमें आक्रोश की भावना तो फैलती ही चली जा रही है, लेकिन उनके पास वैसी कोई शक्ति नहीं थी कि वो समाज में कुछ ऐसा परिवर्तन करे, कोई ऐसा बदलाव लाएं। लेकिन अब जो है तीसरी स्टेटस में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि पढ़े लिखे थे, समृद्ध थे, शिक्षित थे, तो वो इन सब बातों को समझ रहे थे। अब वो समझ रहे थे कि हमें इसमें आगे बढ़ना है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ हैं, जो बातों को नहीं समझ रहे हैं, तो उनको समझाना है। और ये जो जिम्मा कौन लिए? तीसरे स्टेटस के पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे, वो इस जिम्मा को उठाने के लिए तैयार हुए। अब हम यहाँ देखते हैं क्या कि तीसरे स्टेटस में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। यह सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना
जो विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होना चाहिए जो कि जन्म से हो, क्योंकि अधिकार अगर किसी व्यक्ति को मिलता है तो वो क्यों मिलता है? क्योंकि वो इस लायक हो, उस योग्यता के अनुसार हो, मिलना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर जन्म सिद्ध अधिकार दिया गया था कि मतलब जो जन्म से अधिकार मिला हुआ है वो अधिकार का तीसरी स्टेटस के जो लोग हैं उसके खिलाफ बगावत कर रहे थे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर क्या कि जो मध्यम वर्ग हैं, जो तीसरे स्टेटस के जो लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा इसमें असंतोष थे। असंतुष्ट क्यों थे? क्योंकि इनका कहना था कि हम सुयोग्य हैं, संपन्न होते हुए भी हमें कुलीन जो वर्ग हैं, पादरी वर्ग हैं, उन्हें जो विशेषाधिकार मिले हैं, उन्हें जो सामाजिक सम्मान मिला हुआ है, वो सम्मान, सामाजिक सम्मान हमें नहीं मिल रहा है। हम पढ़े लिखे हैं फिर भी वो चीज़ हमें नहीं मिल रहा है। समाज में जो उन्हें बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं कुलीनों को, क्योंकि वो राजा के रिश्तेदार हैं, चाहे उनमें हैसियत हो या योग्यता हो या न हो। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे जो हैं वो किसी आधार योग्यता होना चाहिए, न कि वंश के आधार पर होना चाहिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि स्वतंत्रता, समानता, ये जो है क्या है? स्वतंत्रता, समानता, नियम, समान जो अवसर हैं, इनके विचार के आधार पर समाज की परिकल्पना करना। जॉन लॉक और जया। तो यहाँ हम अब देख रहे हैं क्या कि जो समाज में ये सब फैला हुआ है, तीसरे स्टेटस के लोग जो हैं अपनी विचारों को समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई, समाज में जो किसानों के साथ जो अलग तरह का व्यवहार किया जा रहा है, कुलीन वर्ग का अलग, आम जनता के साथ अलग, तो ये जो व्यवहार है समाज में सभी व्यक्तियों के पास पहुंचाना चाहते हैं। इस स्थिति को, इस सामाजिक हैसियत को पहुंचाना चाहते हैं। और इसी के आधार पर अब क्या हो रहा है कि बहुत ऐसे दार्शनिक थे जो अब वो क्या करते हैं, ऐसी परिकल्पना करते हैं। वो चाहते हैं कि ऐसा समाज में स्वतंत्रता, समान नियम हो, समान अवसर हो। इसी विचार के आधार पर वो समाज की परिकल्पना करते हैं। कि इसमें कौन थे? जॉन लॉक और जैक रूसो थे। ये दार्शनिक थे। ये भी अब समाज में ये कह रहे हैं, एक दार्शनिक दूसरे दार्शनिक से बातचीत करते हैं, इनका अपना, सबका अपना अपना विचार है। ये कहते हैं कि टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक ने कहा, लॉक जो हैं, जॉन लॉक जो हैं, वो रचना करते हैं, पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम क्या था? टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में लॉक लिखते हैं कि राजा के दैवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया जाए। यहाँ क्या कहते हैं कि राजा के जो निरंकुश अधिकार है उसका सिद्धांत का खंडन किया जाए, और इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जनता और उसके प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा गया। तो सामाजिक अनुबंध का जो प्रस्ताव रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया था? ये जो है रूसो के द्वारा रखा गया। वो जो है लॉक के विचारों को, वो जो रूसो जो हैं, इनके विचारों को, इसी विचार को, लॉक के विचारों को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं कि सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का व्यवस्था करना चाहिए, सरकार का प्रस्ताव रखे थे। फिर हम आगे देखते हैं, दार्शनिक हैं मॉन्टेस्क्यू। ये क्या कहते हैं, इनका क्या विचार था? ये जो है द स्पिरिट ऑफ लॉज में लिखते हैं कि सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बराबरी होना चाहिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि मॉन्टेस्क्यू का कहना है कि ये जो पुस्तक है, ये जो वो रचना किए थे, उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन का बात कहा गया है। फिर हम देखते हैं कि अब इसी समय क्या होता है। इस समय अब दार्शनिक जो हैं वो सभी एक दूसरे से सहमत हैं। वो समाज में जो है सामाजिक अनुबंध के आधार पर, समाज में योग्यता के आधार पर सामाजिक परंपरा को, यानी कि सामाजिक रीतियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। समाज में ऐसी व्यवस्था रखना चाहते हैं, स्वतंत्रता होना चाहिए, समानता होना चाहिए, समान अवसर मिलने चाहिए। और ये सब जो दार्शनिक जो है वहाँ के इस बात को आगे बढ़ाते हैं। और इसी समय क्या होता है कि लुई 16वें के द्वारा राजकीय खर्चों को पूरा करने के लिए फिर से कर लगाए जाने की खबर फैल जाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो सम्राट हैं
फ्रांस के, वो जो है किसानों पर, वो जो है तीसरे स्टेटस के जो लोग हैं उन पर कर लगाते चले जा रहे हैं। अब जब कर पर कर लगाते चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, एक न एक दिन तो असंतोष की भावना तो फैलेगी जनता में। तो जनता जो है अब वो बगावत करने लगती है, उनके अंदर ये बात समझने लगती है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, तीसरे स्टेटस के लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, वो आम जनता को समझाते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जो हमारे हमें जो सुख सुविधा पहले और दूसरे स्टेटस के लोग को दिया जा रहा है, वो सुख सुविधा हमें नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारे पास योग्यता है, हम संपन्न हैं, योग्य हैं, उस लायक शिक्षित हैं, फिर भी वो सामाजिक सम्मान हमें नहीं मिल रहा है। और क्या हो रहा है कि सम्राट क्या कर रहे हैं कि और उन पर कर लगाते चले जा रहे हैं। जब ये कर लगाने की खबर फैल गई तो जिससे लोगों में क्या हुआ, आक्रोश की भावना उत्पन्न हो गई। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है बहुत लंबा है और आज का जो ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे लाइक और शेयर भी करें। थैंक यू।